नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और गोता लगाते हैं उस शानदार मुगल साम्राज्य की दुनिया में। एक ऐसा राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का चेहरा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साम्राज्य को महान बनाता क्या है? क्या वो सिर्फ लड़ाइयों में जीत हासिल करना है, या फिर एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था बनाना जो पीढ़ियों तक चलती रहे, या फिर शायद ये उस कला में छिपा है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं? देखिए, मुगल साम्राज्य की कहानी ना हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत मदद करेगी। और ये कहानी सिर्फ बादशाहों और उनकी लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक हताश राजकुमार के सपने से, और ये खत्म होती है दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे पर जाकर। तो फिर चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी का पहला और सबसे अहम किरदार ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। हो सकता है ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन उनका जो उपनाम था ना, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाबर, जिसका मतलब है बाघ, और ये नाम उनकी शख्सियत पर आप कह सकते हैं बिल्कुल फिट बैठता था। आखिरकार वो तैमूर और चंगेज खान जैसे महान विजेताओं के वंशज थे, तो जाहिर है उनकी रगों में भी वही अदम्य इच्छा शक्ति और जबरदस्त दृढ़ संकल्प दौड़ता था। बाबर की जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं थी सच में। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में एक पूरे राज्य का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। उनका एक ही सपना था, समरकंद जीतना, और उन्होंने जीता भी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक के बाद एक हार, उन्हें अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। लेकिन जैसा उनका नाम था, बाघ, उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार काबुल में अपनी सल्तनत की नींव रखी। मध्य एशिया में बार बार जो हार मिल रही थी ना, उसने बाबर को एक नया रास्ता दिखाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी किस्मत पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में है। अब उनकी नजरें थीं हिंदुस्तान की अपार दौलत और यहाँ की अनगिनत संभावनाओं पर। और फिर साल आया 1526। जगह थी पानीपत का ऐतिहासिक मैदान। अब देखिए, एक तरफ थी लोधी की हाथियों और सैनिकों से भरी एक विशाल सेना, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन बाबर के पास दो गुप्त हथियार थे, एक तोपें और दूसरा तुलुगमा नाम की एक कमाल की युद्ध रणनीति। उन्होंने लोधी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। फिर तोपों की गरज ने हाथियों में ऐसी भगदड़ मचाई कि बस कुछ ही घंटों के अंदर हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। मुगल साम्राज्य का जन्म हो चुका था। तो बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन उसे एक मजबूत इमारत में बदलने का काम किया उनके पोते ने, अकबर महान ने। तो सवाल यह है कि अकबर ने साम्राज्य को एक मजबूत ढांचे में बदला कैसे? देखिए, वो जानते थे कि तलवार के जोर पर जमीन तो जीती जा सकती है, लेकिन दिलों पर राज करने और एक स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर अकबर का सबसे क्रांतिकारी कदम सामने आता है, मनसबदारी प्रणाली। ये एक ऐसी अनोखी व्यवस्था थी जिसने साम्राज्य के मिलिट्री और सिविल यानी दोनों तरह के अधिकारियों को एक ही हायरार्की में, एक ही कतार में लाकर खड़ा कर दिया। और ये सब सीधे बादशाह को जवाब देते थे। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत दिलचस्प है। हर अधिकारी को 2 रैंक दिए जाते थे। पहला जात, जो उसका पद और सैलरी तय करता था, और दूसरा सवार, जिससे पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने हैं। और सबसे बड़ी बात, इन अधिकारियों का लगातार तबादला होता रहता था। क्यों? ताकि कोई भी एक जगह पर अपनी जड़ें जमाकर ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। इसी कमाल के सिस्टम से राजपूतों से लेकर अफगानों तक सब एक ही शाही व्यवस्था का हिस्सा बन गए। लेकिन अकबर की महानता सिर्फ मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि भारत जैसे विविधता भरे देश पर शासन करना है तो सद्भाव, हार्मनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच से निकली उनकी सुलह कुल की नीति, यानी सबके लिए शांति। ये पॉलिसी अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। जरा सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला भेदभाव वाला जजिया टैक्स खत्म कर रहा है, वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवा रहा है, एक ऐसी जगह जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन सभी धर्मों के ज्ञानी एक साथ बैठकर सच पर बहस करते थे। ये वाकई में एक अभूतपूर्व कदम था। तो अब चलते हैं साम्राज्य के उस दौर में जब उसकी शान और शौकत अपने चरम पर थी, अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल में। देखिए, अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी ना, उसी पर शाहजहां ने कला और संस्कृति का एक शानदार महल खड़ा कर दिया। अकबर जो स्थिरता और समृद्धि लेकर आए थे, उसी ने शाहजहां को वो मौका दिया कि वो अपनी कल्पना को पंख दे सके।
और इस सुनहरे दौर का सबसे बड़ा प्रतीक, एक अमर प्रेम कहानी। जब शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल गुजर गईं, तो बादशाह का दिल टूट गया। कहते हैं कि उनके गम में उनकी दाढ़ी के बाल तक सफेद हो गए थे और लगातार रोने से उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इसी अथाह दुख में से जन्म हुआ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का ताजमहल। इसे इस तरह बनाया गया मानो ये जन्नत में मुमताज के घर की एक झलक हो, और आज भी ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। हाँ, लेकिन ताजमहल कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये तो मुगल वास्तुकला के दशकों के विकास का नतीजा था, उसका शिखर था। इसकी प्रेरणा ली गई थी हुमायूं के मकबरे से, जो लाल बलुआ पत्थर से बना एक बहुत ही शक्तिशाली स्मारक है। पर ताजमहल ने सफेद संगमरमर, बारीक नक्काशी और अपनी परफेक्ट सिमिट्री के साथ उस कला को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो फिर इन तीन महान बादशाहों बाबर, अकबर और शाहजहां की कहानियों से हम मुगल विरासत के बारे में आखिर सीखते क्या हैं? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब हमें मिलता है दो मकबरों की तुलना करने से। ये दो इमारतें इस राजवंश के 100 साल के सफर की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। तो एक तरफ है काबुल में बाबर का मकबरा। उनकी अपनी इच्छा के मुताबिक ये एक बाग के बीच बना एक बिल्कुल सादा खुला स्मारक है। ये उस योद्धा की याद दिलाता है जिसकी जड़ें मध्य एशिया के मैदानों से जुड़ी हुई थीं। और फिर दूसरी तरफ है ताजमहल, संगमरमर का एक बेदाग, भव्य और शानदार नगीना। ये उस साम्राज्य का प्रतीक है जो एक घुमंतु शक्ति से बढ़कर एक स्थापित, एक परिष्कृत और कला को प्यार करने वाला राजवंश बन चुका था। तो आखिर में मुगल साम्राज्य की विरासत है क्या? ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इन तीनों का संगम है। बाबर का वो अदम्य साहस जिसने जमीन तैयार की, अकबर का वो दूरदृष्टि सिस्टम जिसने ढांचा खड़ा किया, और शाहजहां की वो कला जिसने उस पर खूबसूरती का नकाब चढ़ा दिया। और ये हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आता है, किसी साम्राज्य की महानता को आखिर किस चीज से मापा जाता है? तलवार की धार से, कानून की किताब से, या फिर कारीगर की छेनी से? शायद मुगलों की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता इन तीनों के संतुलन में ही बसती है।